Hello and welcome to my YouTube channel. So in this video we will be talking about the citizenship. तो सिटीजनशिप के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम आर्टिकल 5 to 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो सारा का सारा जो है सिटीजनशिप से डील करता है। इससे पहले वाले में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज डिस्कस कर दिया जो पार्ट 1 में था। अगर मैं इसकी बात करूं तो आर्टिकल 5 हमें बताता है जो सिटीजनशिप इंडियंस की जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था, ये तब की बात करता है। आर्टिकल 6 हमारे लिए ये बात करता है कि जो वो सारे सिटीजन जो इंडिया माइग्रेट कर गए पाकिस्तान से। फिर 7 करता है जो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान चले गए, और जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो आर्टिकल 8 में हम उनके बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 9 persons voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be citizenship, और continuance of the right of citizenship आर्टिकल हम 10 में बात करते हैं। अगर किसी को अथॉरिटी जो होली सोली दी गई है कि कोई अथॉरिटी ऐसी जो सिटीजनशिप राइट के साथ पूरा का पूरा डील करती है, जिसको पूरी अथॉरिटी है कि वो इसको रेगुलेट करे, तो वो है हमारे पास पार्लियामेंट। अगर हाल ही में अगर हम देखें तो जैसे एनआरसी या सीएए, क्योंकि कोई भी कंट्री है, हर कंट्री अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने सिटीजनशिप को डिफ़ाइन कर सकती है। ठीक, तो वैसे ही इंडिया में जो यहाँ पर डिफ़ाइन करता है वो है पार्लियामेंट। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम सिटीजनशिप अपनाते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं, एलियन क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ये पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 11, दिस कैन बिकम द पोटेंशियल एमसीक्यू दैट कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इसके बात करें, देखो अभी इंडिया में हमारे पास दो किस्म के लोग हैं। दो किस्म के लोग मीन्स इंडिया हैज़ टू काइंड ऑफ पीपल। एक को हम कहेंगे मतलब जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, या तो सिटीज़न है या तो एलियन है। सिटीज़न तो आगे इसी कंट्री के लोग जिनके मतलब इसी के, और जो पूरे के पूरे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, ठीक। और एलियंस जो हैं मतलब वो सिविल और पॉलिटिकल राइट एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिटीजन्स वो सारे लोग जो इस कंट्री में रह रहे हैं, दे ओ एलिजियंस टू द स्टेट, ठीक। एलियंस जो हैं दे डोंट ओ एलिजियंस टू द स्टेट। तो स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि महाराष्ट्र, यूपी वगैरह, स्टेट इन द ब्रॉडर सेंस इंडिया, ठीक। तो पहला डिफरेंस ये है कि हमारे सिटीजन को पॉलिटिकल और सिविल राइट हैं, एलियंस के पास नहीं है। अगर हम एलियंस की बात करें तो हमारे पास दो एलियंस आते हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो वाले एलियंस हुए जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन फ्रेंडली है, और एनिमी एलियंस वो वाले एलियंस हो गए मतलब वो वाले फॉरेन जो इंडिया में रह रहे हैं, जिनके साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, जिन कंट्रीज़ के साथ। बट एज सच एनिमी वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। तो हम जैसे पाकिस्तान के साथ हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान हमारा एनिमी एलियन है, ठीक है। तो हमारे पास जो कैटेगराइजेशन है वो है फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन की, ठीक। तो पहले ही कहा मैंने कि जिनके साथ कॉर्डियल रिलेशन हम मेंटेन करें वो फ्रेंडली, और जिनके साथ नहीं करें वो आ गई हमारे पास एनिमी एलियन। तो अगर हम फ्रेंडली एलियन की बात करें तो उनको बहुत सारे राइट मिलेंगे, लेकिन जो हमारे एनिमी एलियन हैं जो अंडर आर्टिकल 22 जो हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे, दे एंजॉय लेसर राइट देन फ्रेंडली एलियंस। जो एनिमी एलियंस होते हैं वो कम राइट्स उनसे एंजॉय करते हैं। दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो आर्टिकल 22 में है। और राइट्स और प्रिविलेज जो केवल और केवल इंडियंस को दिए गए हैं। अगर मैं पूरे फंडामेंटल राइट की बात करूं जो हमारे 14 से लेके 35 तक जाते हैं, अगर मैं इन सब में बात करूं तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये सारे आर्टिकल जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली गिवन टू द इंडियंस। इसके अलावा जो भी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाकियों को भी दिए गए हैं, लेकिन जो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 13, दीज राइट्स आर एक्सक्लूसिवली गिवन टू इंडियंस। तो ये हमें
पता रखने वाली जो है चीज़ है, ठीक है। और इंडिया में जो है बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ और नेचुरल सिटीजन दोनों एलिजिबल हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। एक मतलब कंपैरिजन यूएसए के साथ करें, लेकिन सिटीजन जो यूएसए में जो है वहाँ पे नेचुरलाइज्ड सिटीजन जो होगा is only a citizen of birth and not a naturalized citizen is eligible for the ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मीन्स यूएसए का अगर इसको प्रेसिडेंट होना है तो बाई बर्थ वो वहाँ पे सिटीजन होना चाहिए। नेचुरलाइजेशन हो गया कि वो सारी प्रोसेसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे उस कंट्री के, जो उस कंट्री ने डिफाइन कर रखे हैं कि आप किस तरीके से इस कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हो। और आर्टिकल 5 to 11 की बात करूँ जो हमारे सिटीजनशिप के साथ डील करता है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन पार्ट सेकंड, ठीक। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेट क्या थी? January 26, 1915। तो हमें ये चीज़ें इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें। अगर इसके बाद बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारे पास सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 और फिर इसमें अमेंडमेंट आती गई 86, 92, 2003, 2005, 2015, मतलब सब्सिक्वेंट एडिशन सिटीजनशिप की अमेंडमेंट होती रही। तो इसमें हम आगे आने वाले इसमें बात करेंगे कि व्हाट आर द वेज बाई मीन्स ऑफ विच वी कैन एक्वायर सिटीजनशिप एंड व्हाट आर द वेज बाई विच वी कैन लूज सिटीजनशिप। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकम सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑन 26 जनवरी 1950। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तो उस टाइम पे 4 किस्म के लोग जो थे उनको सिटीजनशिप मिली थी। आर्टिकल 5 हमारा जो है वो कहता है ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड बाई एनी ऑफ 3 कंडीशन। या तो इंडिया में बॉर्न था या उसके कोई दोनों में से पेरेंट में से कोई एक यहाँ पे था, या इफ़ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिटीजन यहाँ का बन सकता है। तो आर्टिकल 6 की बात करूँ तो आर्टिकल 6 मैंने कहा ऑल दोज पर्सन जो इंडिया में माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान में, तो ये उनके बारे में बात करता है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आर्टिकल 7 की बात करूँ तो आर्टिकल 7 ये बात करता है कि वो सारे के सारे पर्सन जो पाकिस्तान चले गए। आर्टिकल 6 करता है जो यहाँ आए, आर्टिकल 7 जो है डिस्कस करता है कि ऑल दोज पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान कब? आफ्टर मार्च 1947। और आर्टिकल ये बात करता है कि ऑल दोज पर्सन हु आर ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजनशिप इफ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country of his residence। दस दिस प्रोविजन कोर्स ओवरसीज इंडियंस। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें इसको भी मर्ज किया गया है और अभी हमारे पास जो है वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर स्कीम है, ठीक है। तो आर्टिकल 8 हमें ये जो पर्सन इंडियन ओरिजिन के जो बाहर रह रहे हैं उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया आर डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर किसी ने वॉलंटियरली कहीं और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप हम चलाते हैं, डबल सिटीजनशिप तो है नहीं यहाँ पे लाइक यूएसए। तो जिसने अगर कहीं फॉरेन कंट्री की अगर उसने सिटीजनशिप ले ली तो उसको कोई हक नहीं है कि वो इंडियन सिटीजनशिप को कंटिन्यू करे। अब आर्टिकल 10 कहता है कि एवरी पर्सन हु इज़ और इज़ डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू सच सिटीजन सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब कंटिन्यूएंस ऑफ योर सिटीजनशिप आर्टिकल 10 इसके बारे में बात करता है। और मैंने पहले ही कह दिया कि आर्टिकल जो हमारा 11 है ये एक्सक्लूसिवली डील करता है कि पार्लियामेंट के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी है विद ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। कुछ भी फ्रेम करे, कुछ भी पॉलिसी बनाए रिलेटेड टू सिटीजन, दैट इज़ द होल प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हाल जो जैसे एनआरसी सीएए वगैरह बात की, क्योंकि इसमें भी तो सिटीजनशिप की ही बात थी, तो सिटीजनशिप की बात थी तो केवल और केवल इसमें स्टैंड अगर किसी को लेना था, किसी का इसमें मतलब कोई आंसरेबल था, कोई अकाउंटेबल था, तो दैट वाज पार्लियामेंट ओनली, ठीक। तो पूछ सकते हैं कि कौन इसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया था वो आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। तो हमारे पास एट प्रेजेंट 5 to 6 वेज हैं बाई मीन्स ऑफ विच वी कैन एक्वायर सिटीजनशिप। पहला
या तो बाई बर्थ हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, या बाई डिसेंट ले सकते हैं, बाई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बाई नेचुरलाइजेशन ले सकते हैं, या बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन फ्यूचर अगर मान लो किसी कंट्री को इंडिया के साथ वॉर हो जाता है और वॉर में इंडिया जीत जाती है, तब इंडिया डिसाइड करेगा कि उनमें से कौन कौन लोग इंडिया का पार्ट बनेंगे। अब उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया जीत गई और इंडिया ने मतलब हर किसी को दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट या बाय ऑटोमेटिकली। ऑल द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री दे विल गेट सिटीजनशिप इंडिया। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस टाइम पे कुछ एक अलग टर्म्स एंड कंडीशन निकाले जाएंगे, ठीक। और एक जो छठा प्रोविज़न है वो है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द आसाम अकॉर्ड। क्योंकि आसाम अकॉर्ड हमारा 1985 में जो था हुआ था। इसने स्पेशल प्रोविजन दिया सिटीजनशिप पर्सन कवर्ड बाय आसाम अकॉर्ड विच रिलेटेड टू द फॉरेनर्स इशू इन आसाम, ठीक है। तो मतलब हमारे पास बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये 5 वेज हैं जो हमारे पास, जिससे हम सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं। तो जो सिटीजन पहला हम इसमें पूछा जा सकता है कि पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब सिटीजनशिप एक्ट कब आया। तो हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट 1955 से शुरू हुआ। तो ये 5 ग्राउंड हमारे पास जो हैं, ये हमारे वे हैं कि बाय मीन्स ऑफ विच हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। और एक्ट अमेंडमेंट सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो आसाम का है, उससे हम स्पेशल स्टेटस जो एक उसको दिया गया आसाम को, तो इसके साथ डील करता है, ठीक। तो इसके बाद अगर हम देखा जाए बाय बर्थ, तो जो भी यहाँ पे 26 जनवरी 1950 से लेके 1987 तक मतलब यहाँ पे था, ठीक। ई ऑफ इंडिया बाई बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। तो बाई बर्थ मतलब जो यहाँ का था तो उसको तो सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक। तो अब दोज पर्सन जिन ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 आर कंसिडर सिटीजन ऑफ इंडिया, 2004 के बाद वाले सिटीजनशिप तभी मानी जाएगी अगर उनके दोनों मतलब पेरेंट्स में से कोई भी या तो सिटीजन ऑफ इंडिया था और हुज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं था। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो बाई बर्थ एक ग्राउंड आ गया। इसके बाद बाई डिसेंट, वो सारे पर्सन जो इंडिया के आउटसाइड थे 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 तक, वो बाई डिसेंट तब ही ले सकते हैं अगर इफ़ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। इस टाइम गैप में अगर वो यहाँ पे मतलब बाहर रह रहे थे और इफ़ हिज फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ बाय मीन्स ऑफ डिसेंट ही कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक। तो एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ ए माइनर चाइल्ड टू इंडियन कंसुलेट शेल बी accompanied by an undertaking writing from the parents of such minor that he she does not hold the passport of any other country। ये इसलिए क्योंकि हम डबल सिटीजनशिप यहाँ पे रखते नहीं हैं। तो अब बाई मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन, या मतलब वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में है तो उससे रजिस्ट्रेशन बाई मीन्स ऑफ सिटीजन दी जाएगी। अगर पर्सन कोई इंडियन ओरिजिन का है जो यहाँ पे रह रहा है, हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है यहाँ पे रह रहा है फॉर मोर देन 7 ईयर्स और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहा है, तो ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सिटीजनशिप बाय मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कहीं बाहर रह रहा है आउटसाइड इंडिया, मतलब उसका कुछ इंडियन ओरिजिन, लेकिन कंडीशन ये है, या माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सनस हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मान लो भाई एजुकेशन या किसी और चीज़ के लिए बाहर हैं तो वैसे लोग। ए पर्सन हु इज़ मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज़ ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स, ठीक। तो ये सारे ग्राउंड्स हमारे जो हैं ये रजिस्ट्रेशन के लिए। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में भी हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली ये वाला प्रोसेस आ गया कि मान लो जैसे गवर्नमेंट ने बता दिया कि अगर आप 14 ईयर्स नॉर्मली यहाँ इंडिया में रहते हो तो मतलब एक आपका ये प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करते हो तो देन यू विल गेट सिटीजनशिप। तो गवर्नमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है बाय मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन, तो वैसे भी हम सिटीजनशिप
ले सकते हैं इंडिया की, ठीक है। कंडीशन ये है कि ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एन कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो ऐसा नेचुरलाइजेशन में कंडीशन ये है कि वो ऐसी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहाँ पे इंडियंस को सिटीजनशिप उस कंट्री की नहीं मिलती है, ठीक। तो ये नेचुरलाइजेशन वाला पार्ट आ गया। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे मान लो कल को इन फ्यूचर कहीं किसी कंट्री के साथ हमारा वार हो जाता है और वॉर में इंडिया जीत जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री के जो सिटीजन है वो ऑटोमेटिकली हमारे मतलब सिटीजनशिप बन जाएंगे। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि इसमें से किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पौंडीचेरी ऑर्डर एक्ट 1962 निकाला। क्यों? किसके अंडर? सिटीजनशिप एक्ट 1950 के। तो उसमें फिर हम गवर्नमेंट बताती है कि हु ऑल विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिली, ऐसा तो लेस लाइकली है। बट मतलब ये है कि गवर्नमेंट उस टाइम पे डिसाइड करती है। तो अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप, अब हमने तो बात कर दी कि हम किस किस तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं। लॉस हम कैसे इसको गवा सकते हैं। पहला है रिनाउंसिएशन। अगर मैं डिक्लेयर कर दूं कि मैं इंडियन सिटीजनशिप अब नहीं चाहता हूं, ठीक, मतलब वो ऐसा एवरी माइनर चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्सन आल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप, ठीक। अब ऐसा है कि अगर मैं एक फॉर्मल डिक्लेरेशन दे देता हूँ कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मेरा तो सिटीजनशिप ख़त्म हो गया इंडिया का। लेकिन जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन अपनी डिक्लेयर करता हूँ उस पे कि मैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, जो मेरी ऑफस्प्रिंग होगी अनटिल दे डोंट अटेन द एज ऑफ 18, तब तक तो उनको नहीं है। लेकिन 18 के बाद उनको मौका दिया जाएगा इफ़ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, क्योंकि 18 में वो फुली कॉन्शियसली डेवलप हो जाएंगे। तो उस टाइम पे उनको मौका दिया जाएगा कि इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया देन मोस्ट वेलकम। तो रिनाउंसिएशन है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होगी जिससे हम सिटीजनशिप अपनी गवाएंगे। मतलब एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होगा हमारा कि हम वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द इंडियन सिटीजनशिप। अब टर्मिनेशन प्रोसेस में ये होता है कि जब कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटियरली मतलब एंड विदाउट ड्यू कुछ भी ऐसा करता है कि वो मतलब फॉरेन टेरिटरी या फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि डबल सिटीजनशिप चलती नहीं है, डबल सिटीजनशिप नहीं चलती है, तो द मोमेंट ही एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कोई वार वाली सिचुएशन है और कोई इंडियन सिटीजन मान लो यूएई की सिटीजनशिप लेना चाहता है या कहीं और की, तो एट द टाइम ऑफ वार ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इस प्रोविज़न को दे, मतलब यस करे। तो टर्मिनेशन में हम बात करते हैं कि जब वॉलंटियरली वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है। और डेप्रीवेशन में हम ये करते हैं कि कंपलसरी गवर्नमेंट बाय फोर्स यहाँ पर टर्मिनेट करेगी हमारे सिटीजनशिप को। या हो सकता है किसी ने बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मतलब सिटीजनशिप एक्वायर की, या डिसलॉयल्टी उसने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ शो की, या उसने मतलब कोई वार के टाइम पे एनिमी कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व था, या सिटीजन हैज़ बीन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूसली। तो ये सारी कंडीशन है, लेकिन 7 ईयर्स जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो फ़ौरन मतलब उनको इससे डिसबैंड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सिंगल सिटीजनशिप मैंने पहले ही कहा कि इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्यूअल पॉलिटी है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये हमारे सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, ठीक है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। तो हमारे इंडिया में क्योंकि फेडरल है तो हमारा अपना ही सिस्टम है, ठीक। जैसे फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंटर और स्टेट। तो अब जो यूएसए में अगर देखा जाए तो डबल सिटीजनशिप है, तो दे एक्वायर एलिजियंस टू द स्टेट एज वेल एज दे एक्वायर एलिजियंस टू द फेडरेशन, जो उनकी फेडरेशन है, ठीक है। तो हमारा क्लैश ना हो ड्यूटी ऑफ इंटरेस्ट के साथ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तो इसीलिए हमारी सिंगल सिटीजनशिप रही, ठीक। तो हमें यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। अब डिमेरिट क्या है डबल सिटीजनशिप की? वही है कि अगर डबल सिटीजनशिप होगी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मान लो स्टेट के साथ कुछ हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट अपने ऑफिशियल इंटरेस्ट क्रैश करने लगे,
तो मतलब एक प्रॉब्लम हमारे डिस्क्रिमिनेशन जैसी आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हमारे सिंगल सिटीज़नशिप में नहीं आती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब कुछ टर्म्स हैं जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होते हैं? वो वाले इंडियन सिटीज़न जो बाहर रह रहे हैं इंडिया के, और इंडियन पासपोर्ट जिनके पास है वो आगे नॉन रेजिडेंट इंडियन मीन्स नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स उसकी एंसेस्ट्री यहाँ से लिंक है, ठीक। लेकिन एट प्रेजेंट ही इज़ होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप, ठीक है। तो उसकी एंसेस्ट्री यहाँ पे नॉन रेजिडेंट, ही इज स्टेइंग आउटसाइड इंडिया। ओवरसीज कार्ड ऑफ इंडियन होल्डर आ गया। ए पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ हमारा 1955 वाला आ गया, ठीक। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 2002 में स्कीम लॉन्च की गई थी, ओसीआई 2005 में लॉन्च की गई। लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारा 2015 वाला था, उसने कुछ प्रोविजन इसमें एक्ट कर दिए। इसने अब नई स्कीम निकाली है, ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, इन दोनों को मर्ज करके पीआई और ओसीआई को। तो अब हमारे पास है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, क्योंकि एक ट्यून ऐसी मिल रही थी जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब एक डबल सिटीजनशिप की ट्यूनिंग जैसी इसमें कुछ आ रही थी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम निकाल दी, ठीक। तो इसके बाद अब कौन कर सकता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई? कोई भी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था। कोई भी सिटीजन जो दूसरी कंट्री का सिटीजन जो इलिजिबल था इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, या वो वाला जो सिटीज़न है किसी दूसरी कंट्री का, बट वो मतलब 1947 में बिलोंग टू ए पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, जो 1947 के बाद पार्ट बने इंडिया का, या जिसका चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड वो सिटीज़न होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम बात करेंगे। लेकिन नो पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर इज़ और हैड बीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड कार्ड होल्डर हैं, उन्हें क्या क्या राइट हैं? तो ये एमसीक्यू बन सकता है फिर से यहाँ से, कि जो हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशन देगी कि हाँ आप इस राइट में कर सकते हो। लेकिन वो ना प्रेसिडेंट में इलेक्ट कंटेस्ट कर सकते हैं, ना वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, ना जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं। तो ये किसको मिलती हैं? केवल और केवल इंडियन सिटीजन को, ठीक। जो सिटीजन है इंडिया के, वो ही शैल नॉट बी एंटाइटल फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर, ही शैल नॉट बी एलिजिबल बीइंग हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, he shall not be eligible being a member of state legislative assembly or council, he shall not be appointed to public service। मतलब जो हमारे मेन ऑफिसेज हैं वो उधर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को नहीं दिया जाता जाने। तो इस वीडियो में हमने सारे के सारे सिटीजनशिप के रिलेटेड हमने बात कर दी। हमने देखा कि व्हाट आर द वेज बाई मीन्स ऑफ विच वी कैन एक्वायर सिटीजनशिप, व्हाट आर द वेज बाई विच वी कैन लूज सिटीजनशिप। हमने सिटीजनशिप एक्ट की बात की 1955 की, आसाम को जो स्पेशल स्टेटस दिया है गया है अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1985। और उसके बाद हमने इसमें बात की कि अभी जो हमारे पास है जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम जो 2015 में चला गया, वहाँ से चलता है और मर्ज किया गया। फिर हमने बात की कि पार्लियामेंट हैज़ सोल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन द मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप। तो इन सारी चीज़ों पे हमने फोकस किया। तो ये सारे ही हमारे एक इम्पोर्टेंट एरिया था। तो थैंक यू। इफ़ यू रियली लाइक दिस इनिशिएटिव प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।